अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, अभी चंद दिन पहले की बात है, हर शख्स सोने और चांदी पर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था। सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट कहा जा रहा था सोने और चांदी को। हर शख्स कह रहा था ये पेपर करेंसी कुछ नहीं होती है, दुनिया की कोई इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होती है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ना करें। आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो सिर्फ़ और सिर्फ चांदी और सोने में करें। लेकिन तमाम के तमाम लोग वो बातें करने वाले इस वक्त निकल चुके हैं और इस वक्त मीम्स का अंबार आ चुका है। बहुत से लोग बातें कर रहे हैं अब ये जो चांदी आपने ख़रीदी है इसको खा जाएं, चाय में डुबोकर खा जाएं, ये बिस्किट हो सकता है, ये बिस्किट इसीलिए इस्तेमाल हो सकता है, ये सोने भी अब कीमत अब दोबारा ऊपर नहीं जाने वाली, अब ये मज़ीद डिप लेगी, ये 4000 रुपये चांदी जाएगी और सोना जो है दोबारा 2 लाख पे आ जाएगा। ये सारी की सारी हवा थी, गुब्बारे के अंदर से हवा निकल चुकी है और अब दोबारा रिवर्स का गेयर लग चुका है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि रिवर्स गियर कुछ भी नहीं है, ये जितना डिप आना था आ चुका है, इसको करेक्शन बोलते हैं। अब गोल्ड और सिल्वर ने करेक्शन ले ली है जो कि उन्होंने किसी भी हालात के अंदर लेनी थी। अब करेक्शन होने के बाद अब चांदी और सोने की कीमतें दोबारा से बढ़ने वाली हैं। अब कौन सी साइड मजबूत है, कौन सी साइड वीक आर्ग्यूमेंट पर बेस कर रही है, ये तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हम ज्वेलर्स मार्केट में मौजूद हैं। मुख्तलिफ ज्वेलर्स के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट डूब तो नहीं गई, नए इन्वेस्टर को अभी इन होना चाहिए या निकल जाना चाहिए। आइए ज्वेलर से बात करते हैं। जी तो नाजरीन, हमारे साथ ज्वेलर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। राना साहब कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। राना साहब क्या अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। राना साहब क्या कर दिया है, एक तरफ तो चांदी 18,700 रुपये पर तोला पहुंच गई, बात ये हो रही थी 1 लाख रुपये तोला बिकेगी, 50,000 रुपये तोला बिकेगी, और ये तो 8,000 रुपये आ गई, अब तो 9600 रुपये तोला हो चुकी है। जी ऐसा है कि इंटरनेशनल मार्केट में चांदी गई थी 18,700 तक गई है। फिर ये इंटरनेशनल मार्केट में तो उधर तक नहीं जा सकी थी, $118 तक गई। पाकिस्तान के अंदर इतना बहरान मचा हुआ था कि फिजिकल चांदी मिल ही नहीं रही थी। जी जी कह रहे थे सुनियारों ने सारा का सारा रेट बढ़ा दिया। नहीं, सुनियारों ने नहीं बढ़ाया, असल में डिमांड की वजह थी ना, इतनी डिमांड हो गई थी कि बाहर इतने आ गए थे, चांदी 8 रोज़ के टाइम पे दे रहे थे। अगर आप आज पेमेंट करेंगे तो 8 रोज़ बाद चांदी आपको मिलेगी। बुकिंग करवानी पड़ रही थी, बल्कि 15 रोज़ तक भी चला गया था टाइम, तो इतना टाइम हो गया था। तो अब ये चल रही है, ये 8,000 रुपये आ गई थी और आज ये 9,600 रुपये पर तोला है। अभी तो ये भी बात कर रहे हैं 4,000 रुपये निकल जाएगी। ये चांदी की कोई बुक्कत नहीं थी, ये सिर्फ हवा थी जो कि गुब्बारे के अंदर भरी हुई थी और गुब्बारा फट चुका है। अब ये 4,000 रुपये भी मिलेगी आपको, क्या ऐसा कुछ होने वाला है? ऐसी बात नहीं है। चांदी असल में पहले सिर्फ जेवरात बनते थे, अब मोबाइल में यूज़ हो रही है, सोलर में यूज़ हो रही है, EV गाड़ियाँ जो आ रही हैं उनमें यूज़ हो रही है। थोड़ी थोड़ी सी यूज़ होती है, वो तो पहले से भी यूज़ हो रही थी। 2026 में जाके ऐसा क्या हुआ जो कि 2020 में भी यूज़ हो रही थी, 2021 में भी, 22 में भी, 23 में भी, लेकिन 2026 में ऐसा क्या हो गया कि इतनी ज़्यादा हवा बन गई, डबल से भी ज़्यादा रेट हो गए, फिर आधी कीमत पर आ भी गई। नहीं, उसमें ऐसे हुआ कि जो चाइना जो है ना, उसने भी चांदी खरीदी है बहुत ज़्यादा। चांदी पाकिस्तान में रेट कम था, चाइना में रेट ज़्यादा था चांदी का। तो जब इंटरनेशनल बायर आ जाते हैं ना, फिर उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो गोल्ड का भी ऐसी सिस्टम था, 5,80,000 रुपये गया है और आज गया है 4,95,000 रुपये रेट है आज। तो गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट भी डाउन हुई है। तो सबका यही रुझान था कि ये जो वार उसकी ईरान इसराइल अमेरिका वॉर जो ये शुरू हुई है, इससे गोल्ड बढ़ेगा। मगर ऐसा इस बात पे भी आते हैं। देखिए, पहले तो चांदी की और सोने की बात कर लेते हैं। पहले बात यूँ हो रही थी, ऐसे लग रहा था कि आसमान तक जाएगा, रेट रुकना ही कुछ नहीं है। और जी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर इस्तेमाल हो रही है, इवन कह रहे थे बोर्ड में इस्तेमाल हो रही है, मोबाइल के बोर्ड में इस्तेमाल हो रही है। मोबाइल कौन सा 5 किलो का होता है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल हो रही थी, बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल हो रही है। अब जो है वो चांदी की असल कीमत निकल के बाहर आएगी। उसके बावजूद फिर ऐसा क्या, अभी ये आपने वो चाइना वाली बात की, चाइना कह रहे हैं कि हमने पूरी दुनिया से चांदी खरीदनी है, तो उसके बाद चाइना ने क्या ख़रीदना बंद कर दी? क्या चाइना ने बेचना शुरू कर दी, जो कि रेट 8,000 रुपये पे आ गए, 7,000 रुपये पर तोला तक भी गई है? जी ऐसा है कि चाइना ने
जो ज़ाहिर है वो अपने रिज़र्व जो है मेरा गोल्ड और चांदी में कर रहा है, तो इसलिए वो ख़रीद रहा है। तो फिर रेट नीचे कैसे चला गया? बढ़ना चाहिए था, पूरी दुनिया के अंदर शॉर्टेज हो जानी चाहिए थी चांदी की। असल में अमेरिका जो है ये चाहता है कि डॉलर हमारा मुस्तहकम रहे। चाइना जो है वो गोल्ड और चांदी खरीद रहा है, वो डॉलर को अपने निकाल रहा है अपने मुल्क से। वो चाह रहा है कि डॉलर कम हो जाए, मैं गोल्ड में और चांदी में हूँ। इस वजह से इंटरनेशनल में रेट बढ़ा था, और अमेरिका ये चाहता है गोल्ड और चांदी का रेट कम रहे। ये मुझे बात समझ नहीं आई। ये एक मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें कि देखें, ये अमेरिका चाहता है कि डॉलर मुस्तहकम रहे, चाइना चाहता है कि जी चांदी हम ख़रीद लें और सोना ख़रीद लें ताकि हमारी करेंसी फॉर लॉन्ग जो है मुस्तहकम हो जाए। लेकिन फिर रेट गिरे कैसे हैं? अगर रेट गिराएंगे तो चाइना मज़ीद नहीं ख़रीदेगा। जी वो आपकी बात ठीक है, मगर ये इंटरनेशनल गेम होती है, ये नहीं मालूम क्या हो रहा है। ये अब गोल्ड तेल का देख लें, पेट्रोल का, तो वो उसके रेट बढ़े हैं। और तो वो तो वॉर कंडीशन ऐसी हुई ना, तो 25 दिन में ऐसे हालात हो गए हैं कि अगर आप उनके ऊपर सेंक्शंस लगा रहे हैं इतने इतने साल, उन्होंने सिर्फ 25 दिन की सेंक्शन लगाई है तो लग पता गया है। ऐसे ही ये तो तेल की कीमत की वजह तो वो बनी है, लेकिन चांदी की कीमत क्यों गिरी जा रही है, मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा। देखिए ऐसे था कि जब पहले जो आज से 25-30 साल 40 साल पहले अगर चांदी थी, अगर 25 रुपये तोला थी, तो गोल्ड 500 रुपये था, 400 रुपये था, ऐसे था। इतना फ़र्क तो चांदी का चल रहा था। तो अब भी वो भी उतना ही चल रहा है। 5 लाख है तो चांदी अभी अगर 9,000 है तो बहुत कम है। चांदी का रेट गोल्ड के मुताबिक देखा जाए ना, पिछला जो देखें उसके मुताबिक अभी भी कम है चांदी का। चलिए ऐसे ही चांदी को कम से कम 35-40 हज़ार रुपये अब होना चाहिए चांदी को। 35-40 हज़ार होना चाहिए। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि चांदी की कीमत कम क्यों हुई, इसके ऊपर मैंने भी रिसर्च की, क्योंकि मेरी भी इन्वेस्टमेंट चांदी में मौजूद है, सोने में भी मौजूद है। मैंने चंद दिन पहले ही ख़रीदी थी जब ईरान वाली वॉर हुई, तो कहा यह जा रहा था कि अब इसने शूट कर जाना है, तो मैंने भी ख़रीद ली। मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा शूट कर जाएगी, लेकिन जैसे ही वॉर का डे आया उस दिन इतने बुरे हालात हुए थे, 14-15 हज़ार रुपये की चांदी नहीं मिल रही थी। जी इसी तरह से मैंने अपने दोस्त को एक भारी मिकदार में उन्हें कहा कि ख़रीद लें, उन्होंने भी 13,200 के हिसाब से ख़रीद ली। लेकिन हुआ यूँ कि पीर वाले दिन जब मार्केट खुलती है तो चांदी नीचे का रिवर्स गियर ले लेती है, सोना भी रिवर्स गियर ले लेता है। तो फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया ऐसा क्यों हो रहा, तो पता ये लगा कि जितना दुनिया का बड़ा इन्वेस्टर है वो तमाम का तमाम ऑयल में चला गया। जी उन्होंने चांदी से पैसे निकालने और ऑयल में चला गया, और ऑयल से वो पैसे कमा रहे हैं, अभी तक बहुत पैसे कमाए उन लोगों ने। जी ये वार की वजह हो गई ना, जो वार शुरू इनको इंफॉर्मेशन आ गई होगी, इन्वेस्टमेंट शिफ्ट हुई है, ये वापस आएगी। क्योंकि गोल्ड और चांदी जो है ना, ये कि अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और गोल्ड थोड़ा सा भी रख लें वो भी करोड़ों का बन जाता है। चांदी हो गई, ये चीज़ें जो है रिजर्व घर में कहीं पर भी रख। अब ये बताएं, अब मेरे पास कुछ पैसे मौजूद हों, बिलफर्ज मेरे पास 10 लाख रुपए एक आम इन्वेस्टर के पास होते हैं, 10 लाख रुपए हैं, सोना ख़रीदें, चांदी ख़रीदें, या फिर ऑयल के अंदर इन्वेस्टमेंट करूं, क्या करूं मैं? आपको तो गोल्ड में और चांदी में रहना चाहिए, मैं तो ये समझ। दोबारा 4,000 रुपये चली गई तो मैं क्या करूँगा? देखें लॉन्ग टाइम इसने बढ़ नहीं है। पिछला जो साहब का अपना दौर देखें, उसमें भी गोल्ड और चांदी बढ़ते ही हैं। आप कह रहे हैं कि अगर आपने सोना और चांदी लेना है तो ये सोच के लेना है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेना है। लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म में लेना तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। फ़ायदा ही फ़ायदा है। जो भी लॉन्ग टर्म का सोच के लेगा उसको लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म कितना? लॉन्ग टर्म एक हफ्ता होता है, एक महीना होता है, एक माह होता है, एक साल होता है, कम से कम 6 माह, कम से कम 6 माह, ये लॉन्ग टर्म। जी क्योंकि किसी से पहले नहीं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अच्छा, कम से कम 6 माह की अगर आप इन्वेस्टमेंट रोक सकते हैं तो फिर आपने खरीदना वरना नहीं खरीदना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ठीक है। जिसके पास पैसे हैं, स्पेयर हैं, और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है बैंक में रखने की बजाय किसी चीज़ में लगाने, गोल्ड में और चांदी में करें। सा प्रेडिक्शन कर दें जी। अभी ना तकरीबन 9600 रुपये है चांदी, और अभी तकरीबन मार्च ख़त्म होने लगा है, तो आज से 6 माह बाद, अक्टूबर शुरू होने से चंद दिन पहले जब सितंबर होगा, तो चांदी की कीमत क्या हो सकती है? देखें गोल्ड जब भी कम हुआ है या चांदी कम हुई है, इन्होंने अपनी जगह पे आए हैं। 18,000 पे गई है ये, इसने 18,000 को क्रॉस करना है। 18,700 क्रॉस होगा अगले 6 माह में, होगा इंशाल्लाह ताला। तो आप बता रहे हैं जो अभी पैसे लगाएंगे डबल हो जाएंगे उनके। इंशाल्लाह ताला। और सोने का क्या हिसाब किताब है? वो 480 हो चुके हैं, कहाँ तक जाएगी? सोना वापस जाएगा 580-82 हुआ था,
तो अभी इसने वापस 582 को टच करना है, उस पर जाना है। आप कह रहे हैं कि अगले 6 माह के अंदर वो जो जितना लॉस हुआ है वो लोगों का रिकवर हो जाएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला रिकवर होगा। हमने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है चांदी में, हमने भी काफ़ी किलों के हिसाब से ली हुई है। अच्छा, ये वाली बात मैं आपके बेटे से पहले पूछता हूँ, आपसे भी बात करते रहते हैं। भजन साहब जी वालेकुम अस्सलाम। क्या इन्वेस्टमेंट करवा दी अब्बा जी की? अब्बा जी को बताया नहीं कि इंटरनेशनल मार्केट इस तरह से काम करती है, किलो के हिसाब से चांदी खरीद ली, नुकसान हो गया आप लोगों को? ऐसे ही आपको पता है कि जो रेट्स वगैरह थे वो काफ़ी हाई जा रहे थे, इंटरनेशनली डिमांड बहुत ज़्यादा थी। चाइना जो है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा बाइंग कर रहा था। ये तो वॉर का एक सिस्टम आ गया, आपको पता है मेटल्स और ऑयल जो है वो एक दूसरे से इन्वर्स रिलेशन है। अगर मेटल ऊपर जाएगा तो ऑयल नीचे आएगा, ऑयल वगैरह ऊपर जाएंगे तो मेटल नीचे आएगा। वॉर इस तरह हुआ है कि हमेशा आपको पता वॉर में देखते हैं मेटल ऊपर जाता है। लोगों ने भी यही प्रेडिक्ट किया था और बहुत लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया। तो वो इसलिए ऊपर नहीं गया कि जो हमला हुआ है वो हुआ है ऑयल रिफाइनरीज पे, तो ऑयल की किल्लत पैदा की गई है। तो आपको पता है जिस चीज़ की किल्लत होती है डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसने पैदा की ये किल्लत? ये ईरान ने अटैक ही उधर किया ना ईरान के ऊपर तो अटैक हुआ नहीं, वो ईरान ने जो रिवर्स अटैक किया वो गल्फ रिवर्स अटैक भी किया, और उसके अलावा अपने हर्म्स जो है उन्होंने रोक लिया जहाँ से दुनिया का 25% तेल गुजरता था। एग्जैक्टली उन्होंने उसकी वो सप्लाई रोक दी। जब आपको पता है सप्लाई की शॉर्टेज होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली फिर वो बढ़ेगा। और मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि मेटल्स और इनका इन्वर्स रिलेशन है, तो ज़ाहिरी बात है जब ऑयल ने ऊपर जाना तो मेटल्स ने नीचे। पाकिस्तान में तो ऑयल बढ़ता जा रहा है और मज़ीद भी बढ़ता रहेगा, तो चांदी फिर क्या नीचे ही जाती रहेगी अभी? नहीं, वो तो देखें ये सिर्फ एक जंग के टाइम तक है, देखें वो कितना को हो सकता हो। आप भी उम्मीद करते हैं कि जंग, हर बंदा यही चाहता है कि अमन होना चाहिए, जंग ख़त्म ही होगी। एक अरसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा महीना पाकिस्तान ने कहा है कि हम आपकी सुलह करा देते हैं, तो अगर पाकिस्तान ने सुलह करा दी है तो जंग तो ख़त्म हो जाएगी, हो जाएगी। तो उसके बाद जो है वो इन्वेस्टर के जो पैसे हैं वो रिकवर हो जाएंगे। बिल्कुल रिकवर हो जाएंगे। मेटल आपने कितने में खरीदी थी? हमने डिफरेंट रेट्स पे खरीदी है, कोई 17,000 रुपये में भी खरीदी है, 15 में भी खरीदी हुई? सर वो हमारा तो काम का हिस्सा है ना, ट्रेड करते हैं हम। आप ये देखें, चले हम तो ले रहे थे काम के लिए, जिन लोगों का काम भी नहीं था वो भी आके ले रहे थे। हर छोटा छोटा बंदा इन्वेस्टर, हर बंदा कोई 1 पीस दे दें, 2 पीस दे दें। इस वजह से चांदी का रेट बहुत ज़्यादा था, यहाँ तक कि 5-5 हज़ार रुपये ओवर कोस्ट चलता रहा पाकिस्तान में जी। अच्छा, ये बताएं आपने जो मिनिमम रेट है वो क्या ख़रीदा हुआ है चांदी का, जो अभी आपके पास मौजूद हो, वो मिनिमम कितना? 9,000 भी है। 9,000 मिनिमम पे आपने ख़रीदा हुआ? ऐसे आपको पता लगा इस साल के शुरुआत में तकरीबन जब 9,000 का, तो हमने महंगी खरीदी है क्योंकि महंगी ज़्यादा था। बिल्कुल। और जो सबसे महंगा आपने ख़रीदा वो? जी, वो हमने 17,600 का भी खरीदा हुआ है फ़ी तोला, जो 17,000 से सेव्ड है। वैसे तो हम लेके बल्क में, आपको पता है सेल परचेज होती रहती है, ट्रेड करते रहते हैं क्लाइंट के साथ। ये तो वो है जो हमने अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट की हुई है। आप तो समझते होंगे, इंटरनेशनल मार्केट को समझते होंगे, आप चार्ट्स को थोड़ा बहुत समझते होंगे, और आप मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है इस मामले के अंदर, आप चार्ट वगैरह को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, चांदी ऊपर जा रही है, आगे नीचे जा रही है, क्या ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है, या जिन लोगों ने ख़रीदी हुई है वो बेच दें? देखें, जिनके पास, तो पहली बात है इन्वेस्टमेंट करनी उसको चाहिए जिसके पास होल्डिंग पावर हो। हमेशा ये बात याद रखिएगा, चाहे जंग के सिनेरियो हो या ना हो, ये तो एक जंग का टाइम है, इस वजह से वो थोड़ा सा उस पर असर आया हुआ है। आफ्टर शॉक्स आएंगे, आपको पता है कि महंगाई होगी तो मेटल्स आपने मेटल्स के अलावा कहीं और इन्वेस्टमेंट की हुई? नहीं, हमें समझ ही नहीं, हमें सिर्फ ये गोल्ड और सिल्वर की है। ऐसे क्या होता है कि जितने भी सुनहरे हैं, जितने भी ज्वेलर्स हैं, वो तमाम के तमाम लोग मेटल से बाहर जाते ही नहीं हैं कि ऐसा क्या चस्का है इसका? उसका करना ही नहीं चाहिए बंदे को, जिसको जिस चीज़ की समझ है वो करे। हमें इसी चीज़ की समझ है, हम ये करते हैं, बल्कि लोग जो ये काम करते भी नहीं हैं वो भी सिल्वर ले रहे हैं। समझ के अलावा भी ना, आप लोग आम लोगों कहते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट, जो कह रहे हैं कि हर शख्स यहाँ पे ख़रीद रहा था, आप ये चाह रहे हैं कि करें या ना करें? करनी चाहिए। करनी चाहिए, यानी कि पाकिस्तान के अंदर रेट ज़्यादा ही होना, नहीं, आपको पता है डिवैल्यू हो जाती है, डिवैल्यू हो जाती है। टाइम। तो अभी आपको क्या लगता है कि क्या ये बाइंग का अच्छा टाइम है, ये सेलिंग का अच्छा टाइम है? ये बाइंग का टाइम है, राइट टाइम है, जिनके पास होल्डिंग पावर है। आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं, अब्बा जी की बात से अग्री करेंगे कि 6 माह बाद? बिल्कुल एग्री करेंगे, जहाँ ये टच करते आता है उसको क्रॉस करता है हमेशा, जिसको क्रॉस करे। 6 माह में होने वाला? ये आप ये नहीं कह सकते कोई ख़ास पीरियड, इस साल के अंदर अंदर आप देखेंगे ये क्रॉस करेगा। इस साल के अंदर अगर किसी का लॉस हो चुका है तो अभी लॉस हुआ नहीं है। लॉस उस वक्त होगा जब आपने इन्वेस्टमेंट से बाहर आ जाएंगे, जिस दिन आपने बेच दिया उस दिन लॉस होता है, और प्रॉफिट भी उसी दिन होता है। ऐसे तो आप बैठे घर में लगाए जाते हैं कि इतने का मुझे फ़ायदा हो गया, इतने का लॉस हो गया, जब तक आप मार्केट में जाके बेचेंगे नहीं
उस वक्त तक लॉस और जो प्रॉफिट है उसको तय नहीं किया जा सकता। तो अभी आपने होल्डिंग करनी है, होल्डिंग का टाइम है। बाकी मज़ीद लोगों से भी जानते हैं उनकी क्या राय है। क्या कोई ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कह रहे हो कि भाई बस बहुत काम हो गया? छोटे से ब्रेक के बाद उन लोगों के पास भी जाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सोने और चांदी की कीमतों पर बात कर रहे थे, उतार चढ़ाव पर बात कर रहे थे। कभी तो सोना आसमान पर पहुंच जाता है, कभी तो सोना ज़मीन बोस हो जाता है। ये अब हो क्या रहा है समझ नहीं आ रही है। मोइन भाई से बात करते हैं। मोइन भाई, क्या कर दिया है? चांदी कभी कह रहे होते हैं कि ये सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है, कभी सोने को कह रहे होते हैं इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट ही कोई नहीं है। सारा कुछ तबाह हो गया है। तो बस वो जैसे ही देखें मार्केट में हाइप क्रिएट होती है तो सब लोग पीछे पड़ जाते हैं कि बस चांदी खरीदनी। चांदी एक्चुअली जो चांदी का जो एक्चुअल रेट था पिछले दिनों वो था ऑलमोस्ट जैसे 9,000 और ये लोगों की ख़रीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ये 18,000 तक चली गई। यानी कि 3, 4, 5,000 जो है ये एक्स्ट्रा चल रहा है। एक्चुअल रेट इसको फ़र्का कहते हैं। फ़र्का बिल्कुल फ़र्का चलता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये है कि वो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की ये वहाँ तक जाएगी। लोगों का ज़हन था कि ये जैसे ये समझ लें कि $175 तक जाएगी। तो $175 का रेट पहले ही बना लिया लोगों ने, उसी रेट पे ट्रेड करते रहे। लेकिन ये है कि इसका असल रेट जो था वो तो कम ही था। बाकी इसके रेट बढ़ने का और कम होने का डिमांड एंड सप्लाई पे तो डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई। डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। पाकिस्तान में स्टिल डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी दुनिया के अंदर क्या हालात हो गए। चांदी पाकिस्तान में मिल नहीं रही है और पूरी दुनिया के अंदर डाउन होती रही है। चांदी जो है, चांदी और सोना दोनों ऐसी कमोडिटीज़ हैं जैसे ही पूरी दुनिया में हालात ख़राब होते हैं तो लोग कहते हैं कि इसको पकड़ लो। ये सोना जो है एक तो बड़ी अमाउंट उसमें कंज्यूम होती है और कमोडिटी छोटी सी थोड़ी सी अमाउंट, इतने सारे पैसे जो हैं वो थोड़े उसमें जो है ना लोगों के लिए कैरी करना ईजी होता है। फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका रेट मिल जाता है, जहाँ मर्जी उसको सेल। बात ये करें 1 करोड़ पे अगर आपके पास हो तो इतने ज़्यादा बनते हैं। हाँ, अगर आप लेकिन अगर आपने सोना लेना हो 1 करोड़ का तो इतना सा 2 ब्रिक्स आती हैं छोटी छोटी, 2 छोटी छोटी यानी 20 तोला इतना सा छोटे छोटे, ये 20 तोला बन और वो कैरी वो आपने जेब में डाला हुआ है पता ही कुछ। रबर पे भी आप आसानी से ब्रीफ केस में लेके जा सकते वो इसी तरह ही है, इसी तरह लोग जो है इसीलिए उसमें कन्वर्ट करते हो। तो ब्लैक फिर मनी में भी बड़ा अच्छे से इस्तेमाल होता है। हैं। ये नहीं मुझे पता ब्लैक मनी, लेकिन ये है कि लोगों के लिए कैरी करना ईजी है। बाकी ये है कि जब दुनिया में आप ये देखें, आप यही वाली बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर कीमतें गिर रही हैं सोने और चांदी की, जबकि पाकिस्तान के अंदर बढ़ रही थी। आप कहते हैं दुनिया के हालात ख़राब होते हैं तो सोने चांदी की कीमतें आसमान पे लग जाती हैं। ये तो ज़मीन बोस हो गई हैं। इस वक्त जो है ना उल्ट हुआ है। ऐसा क्यों? लोग देखें, जंगें जब लगती हैं तो लोग फौरी गोल्ड और सिल्वर परचेज करते हैं। अच्छा, ये जो जंग थी ईरान की और इसराइल की, इसमें ये हुआ कि ऑयल की प्राइसेस अप गई और सारे बड़े इन्वेस्टर जो हैं उन्होंने गोल्ड अपना सेल करके ऑयल में उस पर इन्वेस्ट किया और ऑयल की प्राइसेस हाई गई, गोल्ड डाउन आ गया। लेकिन ये है कि जैसे ये जंग बंद होती है ये फिर प्राइस अप जाएगी। गोल्ड जो है एक्चुअल अभी पैसे डूबे नहीं हैं लोगों के? नहीं 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 नहीं, वो स्टे करें, बचत हो जाएगी अभी? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ये फॉर द टाइम बीइंग है। ऐसा नहीं है कि इसको ये दोबारा उससे भी ऊपर रहे। एक दफ़ा गोल्ड जिस बैरियर को टच कर लेता है दोबारा उससे भी आगे जाता है। उसको लाजमी दोबारा टच करना है। लाजमी उसने टच करना कब है। तक करेगा ये? अच्छा, कई दफ़ा थोड़ा स्टे करना पड़ता है, कोई 4-6 महीने लग जाते हैं, लेकिन कई दफ़ा फौरी चला जाता है। अब ये मुझे जो लगता है जैसे ये इंशाल्लाह ये जंग वाइंड अप होती है तो इसका गोल्ड को फिर एक दफ़ा जंप लगना है, गोल्ड को भी और चांदी को। तो लोग पैनिक ना हो, पैनिक होके गोल्ड चांदी सेल ना करें, बल्कि इसको स्टे करें, रोकें अपने पास। होल्डिंग का टाइम है। होल्डिंग का टाइम है, जिसने होल्ड कर लिया है वो और बना जाएगा। करें जी, इमरान साहब हमारे साथ मौजूद है। इमरान साहब से बात करते हैं। इमरान साहब, क्या करवा दिया है सोने और चांदी को? ऐसे लग रहा था कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट है सोना और चांदी, लेकिन अब तो नज़र आ रहा है कि सारे पैसे डूब गए हैं। ऐसी बात नहीं है, सोना और चांदी हमेशा से बेस्ट एसेट रहे हैं और रहेंगे। मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि स्टोन एज में जब इंसान को पैरने ओढ़ने का शऊर नहीं था तब भी ख़जाना सोना ही था, और तारीख़ में सबसे ताकतवर बादशाह वही रहे हैं जिनके पास सोने के ज़खायर ज़्यादा रहे। तो इसलिए
सोना जो है ना, थ्रू गोल्ड आप अपनी जनरेशन्स में प्रॉस्पेरिटी ट्रांसफ़र करते हैं। आजकल तो कहते हैं कि जिसके पास ऑयल रिजर्व ज़्यादा होंगे वो मुल्क ज़्यादा ताकतवर होगा, एनर्जी जिसके पास सबसे ज़्यादा होगी, एनर्जी रिजर्व्स जिसके पास सबसे ज़्यादा होंगे वो ताकतवर होगा। आज के दौर में तो हमें वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि हम आज के दौर में भी हम ये पुरानी सोच में रहे। नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑयल में भी वो कहाँ से करेंगे। मैं अब आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। गोल्ड इज़ रियल करेंसी। जब पेपर करेंसी लॉन्च हुई थी तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। अगर किसी भी मुल्क पे डाउनफॉल आता है, बिलफर्ज अमेरिका पे ही आता है, तो उसके डॉलर की क्या कीमत रहेगी? कुछ भी नहीं। लेकिन सोना चूँकि एक इंटरनेशनल नोबल मेटल है तो उसमें डाउनफॉल नहीं आ सकता। ये टेम्परेरी डाउनफॉल्स हो सकते हैं, लेकिन आपने ऑयल भी अगर ख़रीदना है जिसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, वो भी सोने के एवज़ आपको मिल जाएगा, किसी करेंसी के एवज़ फ्यूचर में नहीं मिलने वाला। तो गोल्ड हैज़ ऑलवेज बीन बेस्ट एसेट। डॉलर के एवज़ मिलता है आजकल भी, तो डॉलर की कीमत सोने से ज़्यादा नहीं है कि आज भी डॉलर भारी है? मैं डॉलर को फारिग होने की बड़ी तेज़ी से तैयारियां की जा रही हैं, जैसे आप जानते ही होंगे चाइना। हाँ बिल्कुल ऐसा। ये अब सोने की आपने बात बहुत ज़्यादा कर ली, अब ये बताएं, अब चांदी, हमने तो चांदी खरीदी हुई है, पूरे पाकिस्तान ने चांदी खरीदी हुई है, सोने से बाहर आ गए हैं, 10-10 तोले चले हैं। और आपको पता है हर घर में जो एक ख़रीद सकता था उसने एक पीस ख़रीद लिया, और जो 50 ख़रीद सकता था उसने 50 ख़रीद लिए। मेरा ख्याल है इतने शायद ज्वेलर्स के पास चांदी नहीं पड़ी जितनी आवाम के पास पड़ी। अब उनका क्या होने वाला है? मैं आपको बता दूँ, जो लोग सोना नहीं खरीद सकते एज बीइंग द मोस्ट प्रेशियस मेटल, हम वैसे तो इससे भी प्रेशियस मेटल्स होते हैं, लेकिन जो आम फहम में लोग जिसको जानते हैं सोने को, वो प्रीशियस मेटल सोने को ही माना जाता है। सेकंड प्रीशियस चांदी को माना जाता है। जिनके पास सोने के पैसे नहीं वो चांदी खरीद लेते हैं। चांदी में भी तारीख में ये ज़रूर रहा है कि इसके स्पाइक्स चलते रहे हैं रेट्स में, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये ज़ीरो हो जाए। वो भी एक प्रेशियस मेटल, एक ऐसा यूनिट है कि वैल्यू मेंटेन। कहाँ तक रहेगी? अभी तो 18,700 पे चली गई थी, जो कि पाकिस्तान के अंदर रेट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में था। दोबारा 18,700 पे जाएगी या नहीं जाएगी? मैं आपको बताता हूँ, एक स्लो और ग्रेजुअल और परमानेंट ग्रोथ तो मेटल्स में होता ही है, जो 3 से 5% एनुअल है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी सेट करने के लिए इतनी महंगाई करना ज़रूरी होती है। वरना जो इंसान अगर लाख रुपए महाना कमा रहा है, उसका ख़र्चा 50,000 है, एक वक्त आएगा उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे कि वो कहेगा मुझे काम करने की ज़रूरत है। तो उसको एक्टिवेट रखने के लिए हर शख्स को एक महंगाई का तनासब ज़रूरी है, और वो महंगाई का तनासब आता है सोने और चांदी से। वो डेफिनेटली होगा। जिन लोगों ने ख़रीद ली हुई है, अगर होल्डिंग पावर है तो ज़रूर उसको रखें, वो बढ़ जाएगी। और अगर होल्डिंग कितना होल्ड करें इसको? ये स्पेकुलेशंस ही होते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस। 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, साल, 5 साल, 1 सदी, कितना करें भाई? मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे हालात अच्छे हो जाएं और वाकई करेंसीज का जोर टूट जाए और हम असल की तरफ वापस आ जाएं, तो मेटल्स बढ़ने ही होते हैं, स्लो एंड ग्रेजुअल तो बढ़ते हैं। बता दें, एक शख्स है, उसने 15,000 पे या 16,000 पे, 18,500 पे भी बहुत से ज्वेलर्स ने खरीदी हुई है, 18,500 पे चांदी खरीदी हुई है। अब वो कह रहा है 18,500 का रेट आए और मैं अपनी इन्वेस्टमेंट निकालूँ। अब वो 18,500 का रेट कब आएगा? हाँ, मेरे से कोई ऐसी स्टेटमेंट ना दिलवा दें कि सारे लोग कहीं इमरान ने कहा था इसको जाके पकड़ लो। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता। आपका कोई तज्जिया होगा, ये यकीनन तज्जिया ही होता है, हर शख्स का अपना तज्जिया होता है। ऐसे तो नहीं होता कि आपके सारे फॉलोअर्स मौजूद हैं, आपने कहा कि ऐसे करना है तो आंखें बंद की और जाके ख़रीद लिया, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन खैर, आपका एक तज्जिया है जिसके ऊपर आज से शायद हो सकता है 2 माह बाद आके हम फिर आपसे बात करें, तो आपने तो ये कहा था, फिर आप उसके ऊपर बता सकें मेरे तज्जिए के पीछे ये बेस थी, किसी बेस लाइन के ऊपर बात करते हैं। अब बताएं। मैं आपको बताता हूँ, बड़ी आपने हर्ड साइकोलॉजी के बारे में सुना है, जिसको भेड़ चाल कहते हैं। एक पहाड़ पे 50 बकरियां खड़ी हो ना, एक बकरी गलती से छलांग मार देगी ना तो सारी उसके पीछे पीछे छलांगे मार के वो मर जाती हैं बेचारी। तो यहाँ हमारे चलती है हर्ड साइकोलॉजी। आपका जो बिज़नेस है ना, आप उसमें से पैसा निकाल के कभी ना लगाएं। आप अपने जायज़ अखराजात मंथली करने के बाद जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको मेटल्स में कन्वर्ट कर लें। नेवर गो फॉर मतलब आप अपने बिज़नेस में से पैसा निकाल के उसको डिस्टर्ब करें। आप जिस बिज़नेस में जिस जॉब में हैं उसको दिल से करते रहें। और ये लोगों का ये मानना है हर माह 2,000 बचते हैं, तो उसको कैसे इसके अंदर कन्वर्ट किया जा सके? फिर आप उसकी भी आइसक्रीम खा लें। 2,000 बचते हैं, उसकी आइसक्रीम खा ली जाती है। अच्छा, अब ये गरीब आदमी है, वो कहता है कि मैं कितने पैसे बचाऊं कि मैं हर माह इन्वेस्टमेंट कर सकूं मेटल्स के अंदर, कितने पैसे बचाने पड़ेंगे? देखें, चांदी का तो खैर 9-10 हज़ार रुपये की तोला आ ही जाती है, वो चांदी में जा सकते हैं। जो नहीं कर सकते अभी आ रही है ना, वैसे तो ये तकरीबन कोई 15-20 हज़ार से नीचे नहीं मिलेगी एक माह के बाद, मुझे लगता है। उसके बाद ये है कि अगर 15-20 हज़ार रुपये वो आधा तोला भी ले सकते हैं। मेटल्स का ये नहीं है कि आपने एक फिक्स ग्रामेज लेनी है, जितने पैसे हैं उतने ले लें। और जितने पैसे हर माह ख़रीदते रहें, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होता रहेगा, और आज से 10 साल बाद
अगर किसी ने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की हो वो ज़्यादा आगे होगा, या फिर ये चांदी या सोना जिसने थोड़ा थोड़ा ख़रीदा होगा 10 साल में वो ज़्यादा आगे होगा? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो फिज़िकल इन्वेस्टमेंट्स हैं ना मेटल्स के अंदर, ये बहुत ज़रूरी होती है, इनको ज़रूर करना चाहिए। सेटिस्फेक्शन होती है सबसे मेन चीज़। कहीं और आपकी टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, यार ये ना हो, जंग ना हो जाए, नीचे चला जाए, कोई सेटिस्फेक्शन होती है, घर ही पड़ी है ना यार। आपका मूवेबल एसेट है, यू कैन मूव अलॉन्ग विद योर एसेट्स, थोड़ा सा आप उठाएं और चले जाएं। और जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि ये आप अपनी जनरेशन्स में प्रॉस्पेरिटी ट्रांसफ़र करें। दुनिया के हालात कुछ भी हों, कोई भी कंपनी डूब जाए, किसी के शेयर्स कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, मेटल अपना वजूद कायम रखता है। उसको ज़मीन में दबा भी देना तो 1000 साल बाद वो उसमें उतना ही रहना है, उसमें ये नहीं होना कि 1 ग्राम कम हो जाए। इमरान साहब, यू हैव टू मच नॉलेज अबाउट मेटल्स, तो अब क्योंकि इस जब तनाजुर में मैं सोच रहा हूँ तो मुझे लगता है कि आपने मैक्सिमम भी को 15,000 पे चांदी खरीदी होगी, लेकिन अभी आप कहेंगे मैंने 18,000 में भी खरीदी है। मैक्सिमम कितने में खरीदी हुई आपने? मैं ज़्यादा बिलीव गोल्ड पे करता हूँ, चांदी में मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो हाँ, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने 18,000 पे भी खरीदी है, 15 पे भी खरीदी है। वो अब हर मशवरा नहीं दिया? अच्छा, उस वक्त मैं आपको ये बताऊँ, ये स्पेकुलेशंस होती हैं। जब 18,000 था उस वक्त ये लग रहा था कि ये 25,000 पे चली जाएगी। अच्छा, हम मशवरा इसलिए नहीं देते कि फिर फंसने वाली बात हो जाती है। हम ये बिल्कुल ये वाली बात ठीक है कि मशवरा देते हुए टीवी के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट पास करना बहुत मुश्किल होता है। टीवी बिल्कुल इतनी बड़ी स्क्रीन होती है कि आप कोई बंदा बात करता है, शायद किसी ने ख़रीदना हो या ना ख़रीदना हो वो जहन में रख लेता है, लेकिन जैसे ही रेट ऊपर नीचे होते हैं और उसकी बात गलत साबित हो जाए तो फिर नीचे आते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो ढूंढते हैं और फिर तसल्ली की जाती है। लेकिन इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सोने और चांदी के उतार चढ़ाव पर बात कर रहे थे। हमारे साथ एक और ज्वेलर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि सोने और चांदी की कीमतें इस हद तक बढ़ा दी गई पाकिस्तान के अंदर, कहा यूँ जा रहा था कि सारे सुनियार हजरात या ज्वेलर्स हजरात ये कीमत को बढ़ा रहे हैं, फिर इस हद तक बढ़ गई कि अब कंट्रोल नहीं हो पाई और 18,700 तक पहुँच गई। फिर ऐसा डिप आया कि 8,000 तक भी जो चांदी है वो पहुंच चुकी थी। उसके अलावा सोने के साथ भी ये हाल हुआ। हो क्या रहा है पाकिस्तान? ये पाकिस्तान में नहीं, ये इंटरनेशनल मार्केट की फ्लक्चुएशंस होती लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में 18,700 तक नहीं गई थी। है। वो इस वजह से नहीं गई थी क्योंकि ये वो आ जाता है लेन देन का फ़र्क, ऑन ये सारा कुछ आ जाता है। आपकी जितना लेन देन होता है, अब जिस तरह बायर ज़्यादा होगा तो उसमें थोड़ी मार्जिन ज़्यादा हो जाता है। अब जिस तरह आलमी मंडी में रेट फ़िलहाल गोल्ड का ज़्यादा है लेकिन पाकिस्तान में कम है, क्योंकि पाकिस्तान में गोल्ड का फ़िलहाल बायर कम है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई पे डिमांड एंड सप्लाई की पाकिस्तान के अंदर फिजिकल चांदी कम है, बायर ज़्यादा है, और जो फिजिकल गोल्ड है वो ज़्यादा है और उसका बायर कम है। इसी तरह से बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे। अच्छा, अब ये बताइएगा, अब लोगों ने इन्वेस्टमेंट तो कर दी है, किसी के कहने पे भी की हो, इन्वेस्टमेंट कर बैठे हैं। किसी ने 18,000 में ख़रीदा, किसी ने 15,000 पे में चांदी को ख़रीदा। पाकिस्तान में चांदी के बायर सबसे ज़्यादा है तो इसीलिए ज़्यादा चांदी की बात कर रहे हैं। किसी ने 10,000 में ख़रीदा तो किसी ने 18,700 में भी ख़रीदा। अब सारों के पैसे डूब गए हैं या कुछ मुमकिन है कि पैसे रिवर्स हो सकते हैं? ये इंशाल्लाह रिवर्स होंगे क्योंकि मेटल्स कभी भी डूबते नहीं हैं। ये फ्लक्चुएशन टाइम की होती है, विद इन टाइम ये दोबारा ऊपर आता है। क्योंकि गोल्ड की आप देख लें, पहले दुनिया मेटल में जंग होती है तो हमेशा ऊपर जाते हैं। ये इस दफ़ा जंग की वजह से इस वजह से नीचे गई हैं क्योंकि पूरी दुनिया में पेट्रोल के पीछे चले गए थे लोग। पेट्रोल के ज़खायर, ईरान, सारे वॉर असल में शुरू हो गई थी गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ। तो गल्फ़ कंट्रीज़ के पास पेट्रोल ही होता है। पूरी दुनिया में गल्फ़ कंट्रीज़ क्रूड आप वही बात करें कि पूरी दुनिया का इन्वेस्टर शिफ्ट हो गया ऑयल में। ऑयल की तरफ। कैसे इन्वेस्टर शिफ्ट हो सकते हैं? मुझे बताएं। मैं भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकाल के और ऑयल में डालना चाह रहा हूँ, तो किस तरह से डाल सकता हूँ? एक आम शख्स कैसे ट्रांसफ़र कर सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट? शख्स के लिए बहुत मुश्किल। आम शख्स के लिए अभी फ़िलहाल प्लेटफॉर्म्स नहीं है जो वो क्रूड ऑयल की तरफ जाएं। इन वो क्रिप्टो वगैरह समथिंग में ही आप जा सकते हैं। फॉरेक्स पे अगर आप जाएँ तो फॉरेक्स में कर सकते हैं, फिजिकली नहीं जा सकते। फिजिकली आप क्रूड ऑयल की तरफ नहीं जा सकते। जो पेट्रोल पंप मालिकान है, क्या वो जा सकते हैं, वो स्टोर कर सकते हैं ऑयल को? वो स्टोर करके कुछ कर नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट है, उन्होंने इन दी एंड गवर्नमेंट से ही लेना है। क्योंकि जितनी आप बढ़ी हैं, आपकी गवर्नमेंट सप्लाई करती है पेट्रोल भी सबको, तो ये इशू है। वो भी उनको भी एट सच कोई इतना एडवांटेज नहीं है। वो भी बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते ना पीछे, क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने एक तरतीब के हिसाब से ही देना होता है।
अच्छा, अब ये बताएं कि अब आम आदमी तो वहाँ तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, आम आदमी की सारी इन्वेस्टमेंट रह गई गोल्ड और सिल्वर के अंदर। इतनी इन्वेस्टमेंट की गई गोल्ड और सिल्वर के अंदर, तो कहा यह जा रहा था कि हर शख्स चाहे उसका कारोबार कोई भी हो, उसने इन्वेस्टमेंट कर दी हुई है गोल्ड और सिल्वर में। अब इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब इंतज़ार कर रहा है गरीब आदमी कि किसी तरह से 18,700 पे जाए और मैं अपने पैसे निकाल के रिवर्स हो जाऊँ। 18,700 पे कब तक जाएंगे हम? ये आपकी वॉर पे डिपेंडेंट है। जैसे ही अगर ईरान सुलह कर लेता है, जिस तरह आज ट्रंप ने वो एक 20 नकात जिसको हम कह लेते हैं, उसने लाइंस लिख के भेजी हैं कि मैं इन शराइत पे आपके साथ सुलह कर लेता हूँ। तो अगर वो सुलह हो जाती है, जैसे हमने प्रीवियस वो डेज़ में देखा है, अब जिस तरह परसों $4,100 पे थी मंडी, सिर्फ ट्रंप ने एक फेक बात की कि मेरी ईरान से सुलह हो रहा है, सीज़ फायर हो रहा है 5 डेज़ का, तो विद इन 15 मिनट्स $400 इंक्रीज़ हुई। मतलब 450 पे गोल्ड की प्राइस आ गई हुई थी या 480 पे गई सिर्फ 15 to 20 मिनट्स में। अगर ये वॉर एंड हो जाती है, सीज़ फायर हो जाता है, ये तेज़ी से ऊपर जाएगा दोबारा, तो ये दोबारा रिवर्स 18,700 पे हमें चांदी मिल सकती इससे है? ऊपर भी मिल इससे सकती ऊपर ही मिल सकती है? है। जी जी। कितना टाइम लग सकता है? क्या 6 माह में होगा, क्या 3 माह में होगा, क्या 1 साल में होगा? ये विद इन टाइम का तो कोई भी नहीं आपको बता सकता, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल था जो भी हुआ। ये डाउनफॉल किसी ने नहीं कोई सोचा, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता इस बात? नहीं कोई भी नहीं कर सकता, किसी ने डाउनफॉल भी नहीं सोचा था। एक और बात हो रही थी पहले जी, चांदी 1 लाख रुपए तक भी पहुंच सकती है। क्या हो सकता है ऐसे कि चांदी 1 लाख रुपए तोले पे हो कभी? वो हो सकता है इन फ्यूचर, अगर ये वॉर गल्फ कंट्रीज का दोबारा ना स्टार्ट कभी हुई। अच्छा, अभी वॉर नहीं होती 1 साल, क्या 2027 में 1 लाख रुपए पे चांदी हो सकती है? 1 लाख तक तो नहीं, 40,000 समथिंग पे पर तोला जा सकता था, 40,000 और 30,000, क्योंकि एक दो चीज़ें शुरू हो गई थी। एक, चाइना ने ट्रेड शुरू कर दी थी सिल्वर में। सेकंड, आपकी यूजेज स्टफ बहुत ज़्यादा हो गई थी ईवी बैटरीज में, सोलर सिस्टम्स में। इसमें ज़्यादातर वो रेट ऊपर जाने के चांसेस इस वजह से क्योंकि चाइना ट्रेड कर रहा था सिल्वर में। एक और बात बताएं, पहले इससे पहले हम ये भी बात करते रहे कि जितने भी सुनियार हैं, ज्वेलर्स हैं, कारोबार उनका कोई है नहीं है, यानी कि लोग अब ख़रीदने ही तो जो ज्वेलरी पहनने के लिए जो है ना, जैसे कहते हैं माला हो गई, अंगूठी हो गई, ये पहनने के लिए यूज्ड इस्तेमाल के लिए नहीं लेके जाती। तो अब सिर्फ और सिर्फ सुनियारे ये इसी तरह की इन्वेस्टमेंट से कमा रहे हैं, इन्वेस्टर्स ही सुनियारों के पास आते हैं। बिल्कुल ऐसे, वो बिल्कुल ऐसे ही है। अब बात ये रह गई है कि सिर्फ एज अ ट्रेडिशन फ़िलहाल पाकिस्तान में चला है, जिन्होंने शादी में थोड़ा बहुत देना है सिर्फ वो यूज़ कर रही हैं, वो भी बहुत कम। बहुत कम। वो मीडियोकर्स की लाइन से तो निकल गई हुई है बात। क्या ये जो ज्वेलर्स का काम है, क्या इन फ्यूचर कोई इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है? क्या इन फ्यूचर हमें ये जो नज़र आ रही हैं आपके माला बनी हुई नज़र आ रही हैं और गोल्ड की मुख्तलिफ ज्वेलरी बनी हुई नज़र आ रही है, क्या फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि यहाँ पर बार्स पड़ी हों, चांदी की बार्स हों और गोल्ड की बार्स हों? क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है? अब जैसे इन पास्ट, अगर हम पास्ट में चले जाएं तो प्योर गोल्ड का काम बहुत कम लोग करते थे। अब इन फ्यूचर अब आहिस्ता आहिस्ता सारी ज्वेलर्स इस तरह मूव ऑन कर रही हैं, अब सारे प्योर गोल्ड की तरफ आ रहे हैं। जिसकी नीड ज़्यादा होगी वो उसी तरफ जाएंगे। ज्वेलर्स भी इन फ्यूचर इसी तरफ ही जाएंगे प्योर गोल्ड। ज्वेलरी का कारोबार भी इन फ्यूचर ट्रांसफ़र हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन इसकी आ सकती है कि तमाम के तमाम ज्वेलर्स हज़रात इन फ्यूचर हो सकता है कि लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्वेलर्स के पास जाएं और कहें कि हमने इतने की इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि जिस हद तक सोने और चांदी की कीमतें बढ़ चुकी हैं, शायद ये इन फ्यूचर असासों के लिए इस्तेमाल होगा। लोग इस अपने असासाजात को इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे चेक करते हैं, मशीन देखते हैं, उस मशीन से चेक करेंगे कि सोना और चांदी किस तरह से चेक होता है। ब्रेक के बाद आपसे बात करें। वेलकम बैक नाजरीन। सोना और चांदी अब आप ख़रीद चुके हैं। ये उन लोगों के लिए बात है जिन्होंने सोना चांदी घर में ख़रीद लिया है लेकिन अब परेशान हैं, कंफ्यूज हैं। क्या ये हमारा सोना और चांदी ठीक भी है या नहीं? हमने तो ज्वेलर पर ट्रस्ट कर लिया, क्या ज्वेलर पर ट्रस्ट करना ही ज़रूरी होता है? इससे एक नुकसान ये भी होता है, आपने जिस ज्वेलर से ख़रीदा है आप उसी को बेच सकते हैं। किसी और ज्वेलर के पास जाएंगे तो अक्सर बात कर देते हैं कि आपके सोने और चांदी के अंदर फ़र्क है। क्या इस तरह की कोई बात है या नहीं? इन तमाम इबाहम से बाहर आने के लिए हमारे साथ एक मशीन मौजूद है। इस मशीन के ऊपर हम चेक कर सकते हैं कि आपका सोना और चांदी क्या ठीक है या नहीं है। पहले भाई से बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? राना अरशद। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये मशीन है कहाँ की और कितने में मिली? ये चाइना की मशीन है, मुझे 22 लाख की मिली है मुझे।
22 लाख में सिर्फ ये चेक कर सकते हैं कि सोना और चांदी असली है या नहीं? जी बिल्कुल। या इसमें कोई और भी टेस्ट हो सकता है? नहीं बेटा, हो सकते हैं लेकिन मैंने कभी किए नहीं। इसमें प्लाटिनियम भी होता है और प्लाटिनियम भी होता है, लेकिन मैंने इसको सिर्फ गोल्ड और चांदी के लिए मैं आप ज्वेलर हैं और आपने अपने तजुर्बा नहीं है। आपका तजुर्बा नहीं। अच्छा, अब ये हम ना सोना चेक करना चाह रहे हैं। अब ये आपके पास ब्रेसलेट मौजूद ये बेटा ब्रेसलेट मौजूद है, ये 21 कैरेट इसके ऊपर स्टैंप लगी हुई है। है? कैसे स्टैम्प मुझे बताइएगा, कहाँ से पता लगेगा जी? ये इसके ऊपर 21 कैरेट की यहाँ पर स्टैंप लगी हुई है। 875 लगी हुई है स्टैंप इसके ऊपर। अनदर बहुत बारीक है, दिखने में बड़ा मुश्किल है। स्टैंप ऐसे ही है ये सारों के ऊपर स्टैम्प लगी हुई जी, ऐसे ही है। है। स्टैम्प से पता लगता है। सारों से नहीं, ये लगी होती है स्टैंप जो इंपोर्टेड चीज़ें बाहर से आती हैं। जो बाहर से आती है, पाकिस्तान के बाहर से बैरून ममालिक से आती है, जी जी, वो उनके ऊपर स्टैम्प होती है। अच्छा, अब इसको चेक करना चाह रहे हैं हम, और साथ ही आपके पास क्या है? ये बाली है, ये 18 कैरेट है, इंपोर्टेड है, बाहर की है। चलें, 18 कैरेट भी चेक करेंगे, 21 कैरेट भी चेक करेंगे। चलें जी, कर हम ये इसको बना लेते हैं, इंसर्ट साथ बना लेंगे, चेक कर लेंगे। आप ज़रा स्टार्ट करें प्रोसेस को। सबसे पहले मशीन को ओपन करेंगे जी। मशीन को ओपन किया है, ये हमने इसको ये रख दिया इसको। ये 7 लाइट के ऊपर रखेंगे लाइट के इधर सेंटर में एक लाइन आएगी, ये देखें वहाँ पर लाइन है। और ये इसका हमें यहाँ पे डिस्प्ले मिल गया। जी बेटा, ये हमने इसको बंद कर दिया है, ये हमने इसको ओके किया है। ये 30 सेकंड में इसका रिज़ल्ट आएगा। अच्छा, अब आपका काम ख़त्म हो गया, अब मशीन का काम शुरू। मशीन का काम शुरू हो गया है, अब ओनली 30 सेकंड। चलिए 30 सेकंड का वेट कर लेते हैं। अब साथ ही साथ ये भी दिखाइएगा कि हम चांदी को भी ज़रूर टेस्ट करेंगे, चांदी भी मंगवा लें। जी जी, चांदी भी पड़ी हुई है। चलिए, चांदी भी मंगवा लेते हैं। अच्छा, 1 किलो बार भी इसमें चेक हो सकता है? हो, बिल्कुल हो सकती है, 10 किलो भी होगी, इसमें 10 किलो भी चेक हो सकता सब कुछ चेक हो। है? चलिए, ये तो बहुत अच्छा है। ये जी 1 kg बार हमारे पास चांदी की भी मौजूद है, ये भी चेक कर लेंगे जी। मेरा ख्याल है 20 सेकंड हो गया राना साहब। ये वो देखिए ख़त्म हो गया, 30 सेकंड हो गया। 30 सेकंड कंप्लीट हो गए। क्या है, चलिए जी, रिजल्ट आ चुका है इसका। 1 कैरेट है, तकरीबन 2099 है, इसको हम कहेंगे 21 कैरेट ही है। ठीक है, ये रिजल्ट आ चुका है। चलिए राना साहब, सोने का रिजल्ट तो हमने देख लिया, 21 कैरेट है। अब ये कैसे पता लगेगा कि ये कितने कैरेट है? ये तो इसका बेटा लाएंगे कि ये हम इसको उसी तरह इसके ऊपर रख देंगे। इसके ये विंडो बंद करेंगे और इसको इधर से चांदी पर लाएंगे। चांदी ये जी पीटी और पीडी, इसका क्या मतलब होता है? एजी का मकसद है, एक मिनट बेटा मैं चश्मा पहन। ये AU है गोल्ड, AG चांदी है, PD प्लाटिनियम है और PT प्लाटिनियम है। जिसका टेस्ट करना है आपने उसको सिलेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट करना है। हमने अब इसको AG को सिलेक्ट किया है, मतलब सिल्वर है। सिल्वर। इसको फिर उसी तरह ऑन करेंगे, फिर आपने प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी, अब आपका काम हो गया ख़त्म, मशीन का काम शुरू। मशीन का काम शुरू हो गया। उसके बाद आप 30 सेकंड इंतज़ार करते हैं। जी बिल्कुल, 30। आप किसी कोई शख्स आपको ज्वेलरी सेल करने आता है तो आप फिर भी सारी की सारी ज्वेलरी इसके अंदर रख के चेक करते हैं? हाँ, उसके एक एक पीस को हम रख के चेक करते हैं, क्योंकि हर पीस का अपना अलग ही उसका रिजल्ट होता है। अच्छा, जो दूसरे ज्वेलर्स होते हैं जो इस मशीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनको कैसे पता लगता है ये 21 कैरेट है, 22 कैरेट है? वो दरअसल जो पुराने दौर थे ना, वो का पत्थर था, पत्थर पे का जिसे कहते हैं, हम उसको कहते हैं कस लगाना। वो 100% रिजल्ट होता है? नहीं, वो भी 100 नहीं होता, वो 100% 100% नहीं होता। वो तजर्बा ही होता है कि इंसान का अपना 40 साल का 50 साल का अपने तजर्बे से होता है। अच्छा, ये देखें जी 30 सेकंड हो चुके हैं, अब मुझे बताएं जिसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट आ गया है टेट्रा 9। आप इसको 99.999, जो कि अक्सर हम चांदी पे देखते हैं 99.99 का रिजल्ट हो जाए, 999 लिखा होता है, वो होती है, यानी कि प्योर चांदी है। तो राना साहब आपका बहुत शुक्रिया पूरे प्रोग्राम में। ये देखिए लिखा हुआ है टेट्रा 9। टेट्रा 9 है, 999 जो लिखा होता है वो मशीन के ऊपर भी आ चुका है। बाकी बार राना साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमने पूरे प्रोग्राम के अंदर डिटेल से बात कर ली, सोने चांदी की कीमतों के उतार चढ़ाव की भी बात कर ली है, और चेक किस तरह से करते हैं सोने और चांदी को। तमाम चीज़ें आपने देखी। प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने